हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास का हिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारे पास नाइन्थ। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक में बात करेंगे व्यापारियों के बारे में, राजा के बारे में और तीर्थयात्री के बारे में बात करेंगे। जितने भी व्यापारी हुआ करते थे वह व्यापारी कौन कौन से थे, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ पर पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर डच आए थे। इस समय और भी देखा जाए तो फ्रांसीसी आए थे हमारे पास। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे पास अंग्रेज आए थे। तो ये सभी जितने भी व्यापारी होते हैं ये यहाँ पर क्यों आते हैं, और ये सब जब जब आते हैं तो किस राजा के टाइम में आते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब राजा की बात करते हैं तो राजा के टाइम में शिक्षा व्यवस्था होती होगी यहाँ पर। तो शिक्षा व्यवस्था को फैलाने के लिए, यहाँ पर कुछ देखने के लिए बाहर से तीर्थ यात्री आते होंगे। तो कौन कौन से तीर्थ यात्री इस समय आए थे, हम इन सभी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। आइए देखो, पहला पॉइंट कहता है हमारे पास क्या। पहला पॉइंट कहता है कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्लास ध्यान देना, जो अध्याय 8 है, चैप्टर 8, इसके बारे में मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। क्लास देखो, ये रहा हमारा चैनल एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12। इस चैनल पर आपको नीचे थोड़ा जाइएगा तो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा आपका चैप्टर 8, खुशहाल गांव और यहाँ के नगरों के बारे में मैंने डाल रखा है आप लोगों को। यहाँ पर आप जाकर के इससे कई सारी और रिलेटेड वीडियो को आप दे सकते हैं, और आपको यदि अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक। इसमें कह रहा है कि ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। अनेक पुरास्थल का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर हमारे इंडिया का वो जगह जो प्राचीन टाइम से जुड़ा हुआ था, अर्थात जो हमें हड़प्पा से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर से हमें ये मिल जाती है। कहता सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। अब मान लिया जाए कि हमारे यहाँ पर गुजरात में यहाँ पहुंचा होगा, तो कहाँ से पहुंचा। तो आपको पता होगा कि प्राचीन टाइम में हम व्यापार क्या करते थे। व्यापार, तो व्यापार के माध्यम से क्या था कि हमने कुछ चीज़ों को बाहर से मंगाने का काम किया था। इसलिए हमारे भारत में कुछ ऐसे पुरास्थलों से इस प्रकार के चमकीले चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, यहाँ सॉरी वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर के अलग अलग जगहों पर बेचने का काम करते होंगे। तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो व्यापारी ने बाहर से लेकर के आए, या फिर हम यहाँ से बने हुए सामानों को बाहर बेचने का काम करें। तो यहाँ पर बनाने का काम किया गया हुआ किसी खास पुरा स्थलों के बारे में ये बात करता है। कह रहा दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अभी जो बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, विजयनगर के बारे में पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य था ये तुंगभद्रा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी से लेकर के आपका दक्षिण के पूरे ही क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो आपको पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था, इस समय यहाँ के जो बाजार थे, यहाँ का जो बाजार था वह किन के लिए फेमस था। तो ये जो बाजार थे वह सोने के लिए, मसाले के लिए और काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए फेमस थे। तो यहाँ से इन चीज़ों को, जैसे कि सोने को यहाँ से निकाला गया, यहाँ से मसाले को निकाला गया, और इसके साथ साथ यहाँ से जो रत्न हुआ करते थे, जो पत्थर हुआ करते थे, उनको यहाँ से निकाला गया, और इन सभी चीज़ों का व्यापार यहाँ पर बड़े स्तर पर हुआ करता था। इसी व्यापार को यहाँ पर प्रभावित करने के लिए पुर्तगाली इंडिया की ओर आए थे। और जब पुर्तगाली इंडिया की ओर आया था तो वो पुर्तगाली यहाँ पर सोने, मसाले, रत्न, कपड़ों को यहाँ पर बड़ी मात्रा में व्यापार करना चालू करता है। कह रहा है काली मिर्च की रोमन साम्राज्य की इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया करते थे। तो काला सोना कहाँ पे बुलाया गया था, रोमन साम्राज्य में बुलाया गया था। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाया करते थे। तो आपको पता है कि रोम जाने के हमारे पास दो रास्ते थे। पहला था हमारे पानी का रास्ता था, और दूसरा था हमारे पास स्थल का रास्ता था, जो हम लैंड रूट से जाया करते थे। हमारे पास जो लैंड रूट था उसे कहते हैं सिल्क रूट, कहते हैं सिल्क रूट, हम उसे कहते हैं। और जो पानी वाला रूट था हम उसे कहते हैं सी रूट कहते हैं। तो दोनों ही माध्यम से यहाँ पर सामान को पहुंचाया गया। कह रहा दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसमें से इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता होगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि रोम के सिक्के यहाँ पे यदि मिल रहे हैं तो सामान्यतः लोगों के द्वारा इस प्रकार के सिक्कों का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए बड़े स्तर पर किया होगा। कह रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे होंगे? तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि व्यापार के लिए पहुंचे होंगे। और क्यों पहुंचे होंगे? तो सामान के बदले में पहुंचे होंगे, क्योंकि सामान को लेने के लिए आपको लेन देन करना पड़ता होगा, इसके लिए पहुंचे होंगे। अब जो रोमन सिक्के थे वो कैसे सिक्के थे? तो वो थे आपके आहत सिक्के मिल जाते हैं, आहत सिक्के, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 में हमने पढ़ चुका है। आहत सिक्के उस सिक्के को कहते हैं जिस सिक्के के ऊपर किसी छाप छाप का या किसी का मोहर लगा रहता है, मोहर लगा हुआ रहता है या छाप रहता है, उसे कहते हैं क्या? आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है क्लास। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चलते चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्रा के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया। अब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो इंडिया था, अब ये थे आपके अरेबियन सी था और ये था आपका बे ऑफ बंगाल था, जिसे कहते हैं आपका बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो यहाँ से जो लोग इधर की ओर आया करते थे, वो लोग इधर की ओर आने के लिए मानसून मानसून हवाओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मानसून हवाएं जो होती है वो आपका इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में। तो साउथ और वेस्ट से लेकर के वह ईस्ट और नॉर्थ की ओर चलती है, नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती है। इस हवाओं का ये इस्तेमाल करते हैं और इंडिया की ओर पहुंच जाते हैं। कुछ लोग इसी हवाओं का इस्तेमाल करते करते बे ऑफ बंगाल में कहाँ पहुंच जाते हैं? तो हमारे पास जो वेस्ट बंगाल था वहां पर ये पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पहुंच करके ये क्या करते हैं? व्यापार करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब इन लोगों ने यहाँ से यहाँ आना चालू किया तो इन लोगों के पास क्या थे? इन लोगों के पास नाव थे। और इन्होंने जो नाव बनाया था, ये नाव काफी ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, जिनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा थी। और इसी रफ्तार के कारण इन लोगों ने दूर दूर तक समुद्री व्यापार को प्रभावित किया। समुद्री व्यापार को इन लोगों ने क्या किया? तो प्रभावित करने का काम किया। कह रहा है समुद्र तटों से लगे राज्य। ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो समुद्र तट से लगे हुए थे? तो देखो यहाँ पर आपको गुजरात मिल जाएगा, यहाँ महाराष्ट्र मिल जाएगा आपको, फिर नीचे थोड़ा सा आएंगे तो गोवा मिल जाएगा, कर्नाटका मिल जाएगा, तमिलनाडु है आपके पास। यहाँ पर आपके पास यहाँ तमिलनाडु, यहाँ केरला है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ऐसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो हमारे कोस्टल लाइन से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि उस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। तटीय का मतलब होता है कोस्टल, जो हमारे इंडिया के समुद्र से सटा हुआ इलाका होता है उसे कहते हैं तटीय या कोस्टल एरिया कहते हैं। इनमें बहुत से पठार पहाड़, पठार, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदानी इलाका सबसे ज्यादा उपजाऊ है, जो देखने को मिल जाता है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इस मैप में आपको पता होगा कि हमारे पास इस साइड में एक कावेरी नदी है और इस कावेरी नदी का जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा देखने को मिल जाता है। कहता है मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में से इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में सुबेदार की चर्चा मिलती है। तो क्लास ध्यान देना आप लोग संगम कविताओं के बारे में। मैंने आप लोगों को संगम कविताओं के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में, जिसमें आपको बताया था कि संगम कविता की जो रचना की गई थी वो साउथ इंडिया में ही की गई थी। और यहाँ के बारे में जानकारी, मतलब कि साउथ के बारे में जानकारी हमें संगम कविताओं से ही मिल जाती है। यहाँ कह रहा है कि एक तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखिया के लिए किया गया था। कहता है कि ये कौन कौन से लोग थे? तो ये आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ प्रमुख राज्य मिल जाते हैं और उनके शासक मिल जाते हैं, जैसे कि चोल, चेर और पांड्य। तो चोल, चेर, पांड्य की जानकारी हमें कब मिलती है? 2300 साल पहले मिलती है। कहाँ पे मिलती है? दक्षिण भारत में मिलती है। और ये कैसे राजा थे? तो ये काफी ज्यादा शक्तिशाली राजा माने गए थे। कहता है कि इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तटीय का मतलब क्या होता है? जो कोस्टल लाइन पर हो, यहाँ पर हो। और अंदरूनी का मतलब होता है कि जो अंदर वाले भाग में हो। इस प्रकार से ये बसे हुए थे। कहता है इस तरह 6 केंद्र में से दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै। ऐसे दो जगह थे जो काफी ज्यादा फेमस थे।
तो यहाँ पर यदि देखा जाए, थोड़ा सा देखते हैं, यदि इसमें मैप होगा तो आपको मैप के बेस पे समझाने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। एक बार देख लेते हैं इसमें मैप दे रखा है या नहीं दे रखा है। इसमें मैप नहीं दे रखा है आपका। यदि मैप रहता तो आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता। तो आगे चलते हैं क्लास, देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में मैप है या नहीं। इसमें भी मैप नहीं है। हाँ क्लास, देखो इसमें मैप है, और मैं इस मैप की सहायता से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या बताया गया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको साफ करने दो, फिर सुनाता आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि हमने जो बात करी थी ना अभी अभी जो हमने बात किया था यहाँ पर चोल चेर पांडे के बारे में। तो जो चोर चेल पांडे थे वह एक्चुअल में इसी जगहों पर बसे हुए थे, ठीक ना। तो चोर चेल पांडे जो थे ना वो भारत के इसी भाग में बसे हुए थे, काफी बड़े स्तर पर। यहाँ पे देखो कह भी रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कावेरी पट्टनम और दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै, दो ऐसे जगह थे किनके, चोलों का। तो थोड़ा देख लेते हैं इस मैप में कहाँ पर हमें मिल जाएगा। हमें जो यहाँ पे मैप में मिलेगा वो मैप में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इस इलाके में, इनकी राजधानी के इलाकों में हमें क्या मिल जाता है, इनके पत्तन मिल जाते हैं। मतलब होता है पोर्ट इलाका, जहाँ पर ये लोग व्यापार क्या करते थे ना, तो व्यापार के इलाके को ही कहा जाता है, या फिर यहाँ पे जहाँ से व्यापार करने का काम किया जाता है उन्हीं क्षेत्र को कहा जाता है। कहता है कि ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर नहीं मांगा करते थे, बल्कि क्या मांगते थे, तो उपहार मांगते थे। कहता है कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क को वसूल कर लेते थे। तो शुल्क का मतलब होता है क्या, टैक्स को वसूल करते थे। जैसे कि ये हमारा इलाका है, यहाँ से आपका इलाका जा रहा है, तो यहाँ से यदि कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है तो उनसे यहाँ पर टैक्स लेने का काम किया गया था। यहाँ से कुछ महसूल वसूला गया था। कहता है इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नात रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच में बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा की है और कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो यहाँ पर अगला ध्यान देना, कह रहा है क्या, अनेक संगम कविताएं। अब जानकारी ये मिल जाती है कि मुखिया को मुखिया को मिलने वाले मुखिया को मिलने वाले उपहार की जानकारी किससे मिल जाती है, तो वो हमें मिलती है संगम ग्रंथों से मिल जाती है। तो उपहार में क्या दिया गया था इन लोगों को, तो जवाहरात दिए गए थे, सोने दिए गए थे, घोड़े दिए गए थे, हाथी था, रथ था और सुंदर कपड़े दिए गए थे। कह रहा लगभग 200 सालों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंशों का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो सातवाहन में सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा था। ठीक क्लास। इसमें कहता है कि उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बालश्री के द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ का मतलब होता है कि जो दक्षिण का, हमारे साउथ इंडिया के जो पार्ट होते हैं, इसका राजा कौन था, तो सातवाहनों को कहा गया था कि यही इसके यहाँ पे राजा हुआ करते थे। यहाँ पे कह रहा है दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण के क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ये जो इलाका था ये इसी के अंडर में काबिज था। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? सिंपल सी बात है, ताकि यहाँ से होने वाले व्यापार को ये क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। और जब व्यापार का नियंत्रण हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ के राजाओं के ऊपर हम आसानी से अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। कह रहा है रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज के बहुमूल्य माने गए थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से हम यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर व्यापार भी किया करते थे। कह रहा है रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी।
रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालना है, फिर सूत को काटाई करना है और फिर उसका कपड़ा बुनना है। तो इसमें काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस लगा करता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो होता है चीन में होता है। कब होता है? 7,000 साल पहले होता है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा के रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाया करते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जिन लोगों ने रेशम का उपयोग करके व्यापार किया था और व्यापार करने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था उसी को हम कहते हैं रेशम मार्ग कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिल्क रूट कहते हैं। इसी को कहते हैं सिल्क रूट यहाँ पर कहा जाता है। कहते हैं कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजा करते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रेशम के शासकों सॉरी रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़ों का पहनना एक फैशन सा बन चुका था। तो कह सकते हो कि रेशम का जो प्रचलन था, इसका प्रचलन लोगों के बीच में कब आता है? तो वो आता है आपका 2000 साल पहले देखने को मिल जाता है। कह रहा है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तान से गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास में रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगा करते थे, तो उसमें लगने वाला टैक्स भी था। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है क्या? कह रहा है कि मानचित्र 6 में देखिए, पेज नंबर 76 और 77 के बीच में, तो इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर उसका नियंत्रण भी स्थापित करते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कर लिया गया शुल्क लिया गया और तोहफे के जरिए लाभ मिला करते थे। जैसे कि ये रास्ता है, अब ये रास्ता चीन से जाएगा, भारत से जाएगा, ईरान से जाएगा, अफगानिस्तान से जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी गया वहाँ से उनके ऊपर कर लिया गया, उनका कर वसूला गया और इसके साथ साथ उनसे कुछ तोहफे भी लिए गए। यहाँ पे कह रहा है कि इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा दिया करते थे, ताकि यहाँ पर यदि जो भी व्यक्ति जाएगा उसको सुरक्षा मिलेगा। तो सुरक्षा के बदले में ही ये लोग यहाँ पर टैक्स पे करते थे ताकि टैक्स के माध्यम से इन्हें सुरक्षा मिल सके। कह रहा है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो वह कुषाण थे। तो सिल्क रूट के ऊपर नियंत्रण रखने का काम किस भारतीय शासक ने किया था? तो कुषाण ने किया था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन देखने को मिल जाता है। पेशावर और मथुरा इनके दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से? पेशावर और मथुरा दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली इनके केंद्र माने गए थे। कहाँ कहाँ पर? तो पश्चिमी एशिया में और पश्चिमोत्तर एशिया में। तो पश्चिमी एशिया में होता है क्या? यहाँ पर और इस वाले पार्ट में देखने को मिल जाते हैं। कह रहे हैं कि तक्षशिला भी इन्हीं राज्य का एक हिस्सा था। तक्षशिला यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप लोगों को। थोड़ा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर मैप में दिया गया है या नहीं। तो इस मैप में आपको तक्षशिला ने ये रखो क्लास, ये रहा आपका तक्षशिला। तो यहाँ पर भी हमें इसकी जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। ये जो रोड देख रहे हैं ना लंबक, ये जो रोड है ये आपका सिल्क रोड का ही मार्ग है। ये आपका सिल्क रोड का ही मार्ग है जो इसे जुड़ा हुआ है, ठीक है क्लास। आगे देखो कह रहा है क्या? तो यहाँ पर आगे कहा जाता है, कहता है कि इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु के मुहाने के पतन तक जाती है। फिर यहाँ से जहाजों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत में पहला शासक कौन था? तो वो थे कुषाण थे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से यदि आप चाहें तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोने के सिक्के भारत में कुषाण के द्वारा कुषाण के द्वारा जारी किया गया जारी किया गया सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। उपयोग में किस रूप में? तो लेन देन के रूप में, या कह सकते हो यहाँ पर ट्रांजैक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। ट्रांजैक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन हुआ करता था? ऐसा इसलिए कि कहीं पे पहाड़ियाँ थी, कहीं पे पठार था, फिर नदियाँ है जा रही है। तो ऐसे रास्ते में इनका इस्तेमाल करना थोड़ा सा महंगा था।
कह रहा है चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात हुआ करता था। मानचित्र 6 पेज नंबर 76 से 77 देखोगे तो इसे ढूंढ सकते हो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने की ये सुविधा और क्या समस्याएं आया करती होगी इसमें, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो क्लास देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि दो हमारे पास लाइन है। ये चीनी शासकों के नियंत्रण में था और जो दूसरा था वो कुषाणों के नियंत्रण में था। तो जो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता था ना ये कुषाणों के द्वारा बनाया गया था। और जो रेड कलर का आप जो देख रहे हैं ये जो था आपका वो चीनी शासकों के द्वारा बनाया गया था। इस पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर काफी बड़े स्तर पर इस प्रकार के आपके सिल्क रूट के ऊपर इनका नियंत्रण काफी बड़े स्तर पर किया गया। यहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रसार। कह रहा है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें से एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी जो थी वह बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला मेन पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे कह रहा है कि कनिष्क ने क्या किया था। तो कनिष्क ने यहाँ पर सबसे पहली बार बौद्ध परिषद को बनाने का काम किया था। बौद्ध परिषद, जो बौद्ध परिषद था इसका जो इस्तेमाल था, इसका जो उपयोग था, यहाँ के लोग क्या करते थे। यहाँ के लोगों से हमारा मतलब है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। किसके लिए, तो विचार विमर्श के लिए किया गया था। विचार विमर्श के लिए मतलब कि डिबेट करने के लिए किया गया था। थोड़ा सा और देखते हैं तो बुद्ध के जीवनी को किसने लिखा था। तो बुद्ध चरित्र में लिखा गया था जिसके कौन थे, तो अश्वघोष थे। तो बौद्ध के बारे में किसने लिखा, तो अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष ने लिखने का काम किया था कौन सी किताब में, तो उनका नाम था बुद्ध चरित्र। उनका नाम था बुद्ध चरित्र में इन्होंने लिखने का काम किया था। अब ये जो अश्वघोष थे कहाँ रहा करते थे, तो ये जो थे वह कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे। इसमें जो भी लोग बुद्ध चरित्र के बारे में लिखने का काम किए वो खास करके इसे संस्कृत में लिखने का काम क्या करते थे, संस्कृत में। कह रहा है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास होता है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले की मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है। अब इसका मैं समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने क्या किया था। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने धर्मों को बढ़ावा देने का कभी भी इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया था। इनको केवल एक संकेत के तौर पे माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध को केवल संकेत के तौर पे माना जाता है। पहला है पीपल का पेड़, और दूसरा यदि बात करते हैं तो इनको ध्यान की मुद्रा में दिखाने वाला काम किया गया था। लेकिन जो दूसरा परिवर्तन आया था वो था बोधिसत्व के बारे में। उनका नाम दूसरा जो महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत था वो था बोधिसत्व के बारे में। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत था, कह रहा है कि आस्था को लेकर के आया था ये लोग। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, उन्हें कहते हैं एकांतवास या बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व जो था वो एकांतवास को बताने का काम करता है। यहाँ पे कहता है कि लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। अब यहाँ पर जो एकांतवास रहा करते थे इनका मानना था कि एकांतवास रह करके आप अपने ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को सांसारिक परिवेश में रहने की बात कही गई थी। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी ये फैल चुका था। तो आपको समझ में यहाँ पर आ चुका होगा कि जो बौद्ध धर्म का विस्तार था, बौद्ध धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ होता है। तो वो आपका होता है मिडिल एशिया में होता है, आपका मिडिल एशिया में होता है। दूसरा आपका होता है चाइना में होता है, आपका होता है जापान में होता है। तो इन सभी देशों में ये देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी होता है, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी। तो आपको साउथ में कई सारी गुफाएं मिल जाती है। भीमबेटका गुफा मिल जाता है आपको, इसके साथ आपको मिल जाता है हाथी गुफा मिल जाती है, एलोरा की गुफा मिल जाती है। इन सभी गुफाओं को इसके लिए ही बनाया गया था। कह रहा है कि बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है।
इन चित्रों को देख करके बताओ कि इनमें से क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं, विभिन्नता देखने को मिल जाती है। तो देखो इसके पीछे जो है ना आपको क्या मिल रहा है, इसके पीछे जो आपको मिल रहा है वो आपका आभा मंडल देखने को मिल रहा है। तो इनके पीछे भी आभा मंडल बनाया गया था लेकिन टूट गया है। इसमें जो था इनको पूरा कपड़ा दिखाया गया है, लेकिन सॉरी, इसमें पूरा कपड़ा दिखाया गया है लेकिन इसमें इनको कोई कपड़ा दिखाया नहीं गया है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है लेकिन यहाँ पे खड़े हैं। थोड़ा सा और देखा जाए तो इनकी और विशेषता क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही दोनों विशेषताएं देखने को आपको मिल जाती है। दोनों को देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज और भी है कि इन्होंने यहाँ पर टीका नहीं लगा रखा है जबकि यहाँ पर इनका टीका लगाया गया है। ये कुछ इसके अंदर अंतर देखने को मिल जाते हैं। आदित्य कह रहा है कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गए थे और कुछ व्यापारियों और किसानों ने बनाए थे। तो इनकी जो गुफाएं थी, इनको रहने के लिए जो गुफा बनाया गया था, इनको दो लोगों ने बनाया था। पहले तो था राजा के द्वारा बनाया गया था और जो दूसरा था वो व्यापारी के द्वारा बनाया गया था और यहाँ के किसानों के द्वारा बनाया गया था। तो किसानों ने और व्यापारियों ने बनाने का काम चालू किया था। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों में बनाई गई है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों पर भी दर्रों से होकर के गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुका रुका करते होंगे। तो यहाँ पर मठों का जो निर्माण किया गया था वह यहाँ के गुफाओं में किया गया था। कह रहा है बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्वी और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इसके साथ साथ पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के कई सारे भागों में फैलने का काम करता है। आइए देखते हैं, कह रहा है क्या थेरावाद। ये थेरवाद क्या होता है, तो थेरवाद का मतलब होता है कि ये बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रचलित थी। थेरवाद का मतलब होता है कि जो महिला यहाँ पर बौद्ध धर्म की विचारधाराओं को अपनाती है और उसे बढ़ावा देती है, उसी को हम कहते हैं थेरवाद कहते हैं। कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी और काफिले में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। कौन? व्यापारी। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ निकल पड़ा करते थे। तो तीर्थ यात्री किन्हें कहा गया है? तीर्थ यात्री वह स्त्री पुरुष हुआ करते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पर की यात्रा किया करते थे। आज के टाइम में आपको पता होगा कुछ लोग हज यात्रा करने जाते हैं, तो जो हज यात्रा करने जाते हैं वह इंडिया से कहाँ जाते हैं, तो सऊदी अरब जाते हैं। तो इंडिया से सऊदी अरब किसके माध्यम से जाते हैं, तो ये जाते हैं सी रूट से जाते हैं, ये एरोप्लेन से जाते हैं। इसके साथ साथ इनके पास और भी कई तरीके होते हैं जाने के। तो ये लोग यात्रा करने जैसे पहले आज जाते थे वैसे ही ये पहले के टाइम में भी जाया करते थे। कह रहा है कि इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रा, इसका नाम था फासियान, ये काफी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन चांग ये 1400 साल पहले आया था भारत में। तो ये 1600 साल और ये 1400 साल पहले आया था। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। जो हमारे पास फासियान आया था, ये 1600 साल पहले आया था। लेकिन हमारे बाद इसके बाद कौन आता है, तो स्वेन त्सांग आता है। ये कब आता है आपका? ये आपका आता है 1400 साल पहले आता है। इसमें कहता है कि उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था। तो यहाँ पर एक तीसरा व्यापारी आया था, इसका नाम था क्या? जिसका नाम था इत्सिंग आ जाता है। जो इत्सिंग आया था वो 50 साल बाद, मतलब कि 1350 में वो आया था। इसके जीवन से जुड़ी, मतलब कि इन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई सारी प्रसिद्ध मठों को देखने का काम किया था। तो यही लोग कहाँ पर आए थे? ये लोग हमारे भारत में नालंदा आए थे, जहाँ पर इस प्रकार का विकास देखने को मिल जाता है। ये लोग तक्षशिला आए थे। तक्षशिला के साथ साथ ये लोग भारत के कई सारे अलग अलग जगहों पे गए, जैसे कि ये लोग अमरावती गए थे, अमरावती। इसके साथ साथ देखा जाए तो ये भोपाल गए थे, जहाँ पर सांची का स्तूप है। तो ये ऐसे कुछ जगहों पर ही जाते हैं और बौद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष का समय लगा। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने अपनी किताब लिखी और उन किताबों के बारे में लिखा कि जिन्होंने वो अपने साथ कुछ लेकर के भी आए थे। तो इन्होंने कुछ तो वहीं पर लिख दिया था और कुछ वो लिखने के बाद अपने अपने देश लेके चले गए। कह रहे हैं कि फाइसियान चीन वापस कैसे लौटता है, तो ये आया तो था यहाँ पर समुद्री रास्ते के माध्यम से, लेकिन ये जाता भी है कैसे, तो ये आपके समुद्री माध्यम से और कई बार तो ये आपके लैंड रूट के माध्यम से जाने का काम करता है। कहता है स्वेन चांग भूमार्ग से चीन वापस लौट जाता है। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा पांडुलिपि इकट्ठा किया था। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया।
पर इसमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार कर रहा था। उसकी नाव उलट गई थी और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसे उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दी। तो वो यहाँ से 600 पांडुलिपि ले गया था। अब पांडुलिपि आपको पता किसे कहते हैं? पांडुलिपि उसे कहते हैं जो हाथों से लिखी जाती है, उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो इसमें से 50 गुम हो चुके थे, तो उनके पास 550 बच गए थे, जिसको उन्होंने संस्कृत से किस में अनुवाद किया? तो संस्कृत से उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। यहाँ पे कहता है क्या, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। उसके बाद थोड़ा सा बात कर रहा है। कह रहा है त्वेन श्यांग तथा तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में बताया है कि यहाँ शिक्षक योग्यता और बुद्धि के सबसे आगे हैं। बुद्ध का उपदेश वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम का काफी सख्त थे, जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपने शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे और अंदर आने जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7 8 सही उत्तर दे नहीं पाते थे, मतलब कि यहाँ पर यदि 10 लोग आए तो उसमें से केवल 2 ही लोग अंदर जाते थे और बाकी लोगों को बाहर लौटना पड़ता था। कहता है स्वयं त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। सिंपल सी बात है कि वो यहाँ के बौद्ध धर्मों के बारे में अध्ययन करने के लिए आया था। कह रहा है भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन चालू हुआ था और बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई थी। हिंदू धर्म में खासकर देखा जाए तो शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा शामिल होती है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपराओं के माध्यम से की गई थी। भक्ति परंपरा का मतलब होता है यहाँ पर कि आप पूजा पाठ करने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप आडंबर का इस्तेमाल करते हैं। आडंबर का मतलब होता है कि आप दिखावट का काम करते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा गया था। जैसे कि आप शिव को अपना भक्ति मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, तो इस प्रकार से उनको भक्ति माना गया। भक्ति का पथ सबके लिए खुला रहता था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो या ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए खुला हुआ था। इसलिए वो पता हुआ कि यहाँ पर जितने भी बौद्ध धर्म के द्वार थे, वो समाज के सभी लोगों के लिए खुले थे, लेकिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। कहता है कि भक्ति मार्ग की रचना या चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्तों और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़ करके उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे, ऐसा कहा गया है। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के अलग अलग भागों में फैल जाता है और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय वो ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर बल देते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, वह व्यक्तिगत पूजा पाठ पे ज्यादा बल दे रहे थे, व्यक्तिगत। लेकिन पहले क्या था, तो पहले जो पूजा पाठ हुआ करता था वह सामूहिक हुआ करते थे, इसलिए पहले के टाइम में हमारे पास यज्ञ की जानकारी मिल जाती है। और इसमें जो यज्ञ था वो दो यज्ञ थे। एक था आपके पास अश्वमेघ यज्ञ था, अश्वमेघ, और दूसरा था अनसुया यज्ञ था। कह रहा है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं से सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसे पूरे दर्शन देंगे, मतलब कि पूर्ण रूप में दर्शन देंगे, जिससे कि भक्त उन्हें देख सकता है। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर चिन्ह, पेड़ और अन्य किसी रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे इस विचारों को समाज के द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकारों ने देवी देवताओं की एक ऐसी बढ़ चढ़ के खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लग गए। तो आज के टाइम में आप जो मूर्तियां देखते हो, डिफरेंट टाइप की मूर्तियां, इस मूर्तियों को बनाने का जो प्रचलन था, लोगों की अवधारणाओं के आधार पर ही इसे स्थापित किया गया था। जब लोग इस प्रकार की चीजों को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, मानते हैं, तभी लोगों के द्वारा इस प्रकार की मूर्तियां बनाने का काम चालू किया जाता है। जैसे कि आप साइड में जो मूर्ति देख रहे हैं, इस मूर्ति के बारे में भी आप यही कह सकते हैं। यहाँ पर आगे हमारे पास कहता है क्या क्लास, तो कह रहा है कि देवी देवताओं का विशेष सम्मान हुआ करता था पहले के टाइम में, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा गया था। जैसे कि हमारे पास जो मूर्ति थे वो बीच भाग में रखे गए थे। इनका जो मेन गेट था वो इस पार्टमेंट का मेन गेट था। तो इनके जो बनाए गए मूर्तियों के द्वार हुआ करते थे, उनको खास दिशा में रखने की परंपरा प्राचीन टाइम से चलती हुई आ रही है। कहता है इन स्थानों को हर मंदिर सॉरी इस इन प्रकार के स्थानों को मंदिर कहा गया था
और अध्याय 11 में आप मंदिरों के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। हमारे यहाँ 3 टाइप के मंदिर मिल जाते हैं। आपको मध्य इंडिया मिल जाता है, नॉर्थ मिल जाता है, साउथ मिल जाता है। तो अब इसके बारे में अपने अध्याय चैप्टर 11 में हम बात करेंगे विस्तार से। कह रहे भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। अब बात करते हैं हिंदू के बारे में। हिंदू शब्द इंडिका शब्द से बना है, जैसे सिंधु और इंडस से निकला हुआ है। ये शब्द अरब और ईरानियों के द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया गया था, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहा करते थे। यही शब्द अनेक धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आपको रामायण में, महाभारत में और कई सारी चीजों में इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया गया है। तो क्लास इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। करें कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय होता है। तो ईसाई धर्म का जो उदय होता है वो 2000 साल पहले होता है। ईसा मसीह के जन्म बैथलेहम में हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था बैथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक पार्ट था। ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, इसी प्रकार से इन्होंने अपनी किताब बाइबल में विस्तार से बताने का काम चालू किया है। तो क्लास ये जो टॉपिक था हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे दिए गए क्वेश्चन को आप जरूर बनाइए, ताकि आपको इसके बनाए गए क्वेश्चन एक बार समझ में आ चुके। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर अपने वीडियो अपने कमेंट डाल सकते हैं, ताकि आपको मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो डाल सकूं, ताकि आपको जो डाउट है वो सॉल्व हो सके, खत्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।